हेलो बच्चों, मैं आप सभी का एक बार के5 ट्यूटोरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, आज होगा डाइपोल मूवमेंट का, जो हाइब्रिडाइजेशन से आगे का है। काफ़ी ज़्यादा बोर्ड में और ऑल कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा, किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। इस तरह के क्वेश्चन डाइपोल मूवमेंट पे बनते हैं। तो आज देखते हैं हम डाइपोल मूवमेंट। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है, केमिकल बॉन्डिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग, जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर है हमारा 4। ठीक है, तो आज इसका नया टॉपिक है हमारा डाइपोल मूवमेंट। क्या नाम है? डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट को हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण में आके एक्चुअल में होता क्या है कि हम ये देखते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट होगा कितना। तो डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर इसकी बात करी जाए क्यू की, तो क्यू होता है इसमें चार्ज और डी होता है इसमें डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें कौन सा फैक्टर काम करेगा, डिस्टेंस का करेगा या चार्ज का करेगा, वो हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो मान के चलिए एक क्वेश्चन देता है कि HCl। तो अगर मैं HCl की अगर स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो ये HCl की स्ट्रक्चर बनती है। तो इसका मतलब ये है कि इसका एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये शेयरिंग करके एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, जिसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कोवलेंट बॉन्ड में अब यहाँ हमने एक चीज़ देखी, जब हमने HCl की स्ट्रक्चर बनाई तो ये जो क्लोरीन होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। और मैं ये भी बता दूं ये कितनी होती है, ये 4 होती है। कितनी होती है? ये 4 होती है। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी इसकी नहीं होती, वो होती है फ्लोरीन की सॉरी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा नहीं होती, लेकिन सेकंड नंबर पर होती है। पहले नंबर पे फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, इस तरीके से होती है। ठीक है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, इस तरीके से Cl, इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्लोरीन के पास हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, बॉन्ड प्रॉपर्ली तरीके से टूट तो नहीं पाता, लेकिन ये पार्शली टूट जाता है। कैसे टूट जाता है? पार्शली। तो अगर इस पे देखा जाए तो इस पे नेगेटिव और इस पे कैसा होता है, प्लस पॉजिटिव। यही क्या होता है, यही हमारे चार्जेस होते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ प्लस क्यू, इसको बोल देता हूँ मैं माइनस क्यू। ये बीच की होती है डिस्टेंस, ये होती है बीच की डिस्टेंस, ये वाली। इसी को बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो आज हम बात करेंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि डाइपोल मूवमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट हमारे 2 तरीके के होते हैं, जो कि मैं अब इसमें बताऊंगा आपको। तो देखिए, डाइपोल मूवमेंट हमारे 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2। इसको बोलते हैं हम नॉन पोलर, और ये होते हैं पोलर। इस तरीके के 2 तरीके के हमारे पास डाइपोल मूवमेंट हमें मिलते हैं। देखिए, नॉन पोलर की बात समझिए। नॉन पोलर का मतलब ये होता है, जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर आयनिक करैक्टर नहीं होता उसको बोलते हैं हम नॉन पोलर। आयनिक करैक्टर का मतलब जिसके अंदर प्लस माइनस ना बनते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर बोलते हैं। डाइपोल मूवमेंट की एक वैरायटी है जिसका नाम है नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें प्लस माइनस नहीं बनता। एग्जाम्पल की तरीके से अगर हम देखें, O2, F2, N2, Br2। ठीक है, इस तरीके के, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ O2, F2, Br2, ठीक है, N2,
ठीक है। इस तरीके के मॉलिक्यूल जो होंगे उनमें क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बराबर होती है, तो इस वजह से उसमें नॉन पोलर, उसमें चार्जेस हमारे नहीं आते, जिनको हम बोलते हैं नॉन पोलर। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसमें सेम होती है। सेम होने की वजह से इसमें चार्जेस नहीं बनते, तो इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन पोलर बोलते हैं। अगर उसी तरफ अगर मैं बात कर लूँ कि पोलर कैसे होते हैं, तो पोलर वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें चार्जेस बन जाते हैं, जैसे कि HCl, HBr, HI, ठीक है, HF। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल जिसके अंदर चार्जेस हमारे बनते हैं, मतलब कि कहने का मतलब है प्लस माइनस अगर बनते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, ये बेसिक नॉलेज थी। अब यहाँ से देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो हमारे डाइपोल मोमेंट है वो दो तरीके का है, एक पोलर है, एक नॉन पोलर है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसा आता है। आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि किसका डाइपोल मोमेंट 0 है, किसका नहीं है, किसका ज़्यादा है, किसका कम है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन इसमें बनते हैं, वो देखेंगे हम अभी। सबसे पहली कंडीशन, जो मॉलिक्यूल होगा हमारा, जो हमारा मॉलिक्यूल्स होगा, एक तो वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल का मतलब मैं समझा दूं आपको, एक जैसा। कैसा, एक जैसा, मतलब कि समान। कैसा, समान, ठीक है। एक जैसे का मतलब मान के चलिए मैं मेरे भी 2 आँखें हैं, किसी के 2 आँखें हैं, मेरे 2 कान हैं, उसके भी 2 कान हैं, इस तरीके के जिसमें सिमेट्रिकल होती है। अब मान के चलिए किसी को कम सुनाई देता है, किसी को ठीक सुनाई देता है, तो ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गए। बात समझ में आ रहे हैं, जिसमें सिमेट्री एक जैसी दिखाई देती हो, मेरे भी 2 हाथ हैं, उसके भी 2 हाथ हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ एक क्या काम करते हैं हम, यहाँ एक मान लीजिए कोई हमने फ़ोटो बना दी इस तरीके से यहाँ, तो वो फ़ोटो हमें यहाँ इस तरीके की बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी। तो ये कैसे एक दूसरे के कैसे सिमेट्रिकल है। अगर मैं मानव शरीर की बात करूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो क्या अगर मेरे 2 पीस करे जाए, मतलब अगर मुझे देखा जाए मिरर लगाकर, क्या ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो अगर देखा जाए तो इधर भी 2 हाथ, इधर भी 2 हाथ हैं, आधा हिस्सा इधर है, आधा हिस्सा इधर है, तो एक तरीके से मैं क्या हूँ, सिमेट्रिकल हूँ। लेकिन अगर मैं इंटरनली देखा जाए तो मैं अनसिमेट्रिकल हूँ। क्योंकि किस वजह से, क्योंकि यहाँ हार्ड है, यहाँ हार्ड नहीं है। अगर इंटरनली बात करी जाए तो मैं अनसिमेट्रिकल हूँ इंटरनली, अगर बाहर की बात करी जाए तो मैं कैसा हूँ, सिमेट्रिकली। बात समझ में आपको आगे होगी। तो सबसे पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, हमारा सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल का मतलब आसपास में जो मॉलिक्यूल लगे होने चाहिए वो एक जैसे होने चाहिए। नंबर 1। दूसरी बात, जो मॉलिक्यूल है, अभी मैं एक की बात कर रहा हूँ, रेखीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रेखीय। रेखीय का मतलब होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो लीनियर होना चाहिए। लीनियर होगा तो sp होगा, sp होगा तो एंगल 120 डिग्री होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो sp हैं, सिमेट्रिकल हैं, एंगल 120 डिग्री 180 डिग्री का दिखा रहे हैं, तो उनका डायपोल मोमेंट वहाँ कैसा होगा, 0 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं CO2। क्या ले लेते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर स्ट्रक्चर देखूँ तो वो इस तरीके से बनती है। तो मैंने यहाँ देखा ये एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। और देखो ये सिमेट्रिकल भी है, क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल। कैसा है ये, सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल है और sp है, मॉलिक्यूल कैसा है, sp है, एंगल कितना है, 180 डिग्री है। और अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करी जाएगी तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा ऑक्सीजन है, तो ये इस तरीके से यहाँ टूटेगा और ये इस तरीके से यहाँ की तरफ होगा। तो हमने ये देखा कि ये इस तरफ खींच रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है, तो यहाँ से डायपोल मोमेंट मेरा कैसा हो गया, 0 हो गया जी। एक तरीके से ऐसे समझे, जब हम कभी रस्सी खींच बचपन में खेलते थे तो देखा होगा कि 5 लोग इधर खड़े हुए, 5 लोग इधर खड़े हुए हैं। अगर रस्सी अपनी जगह से नहीं हिल पा रही है, वही की वही है, तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट मेरा वहाँ क्या है, 0 है। लेकिन एक रस्सी वाला मतलब एक साइड के जो बच्चे हैं अगर दूसरी तरफ के अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो इसका मतलब वहाँ डायपोल मोमेंट मेरा 0 नहीं है, क्योंकि जिन्होंने खींच लिया उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो यहाँ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे।
और नंबर एक बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ए को ले लेता हूँ मैं, HCO। वो कहता है कि इसका डायपोल मोमेंट बताओ। तो आप अगर पहली कंडीशन लगाते हैं कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, sp होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो मैंने अगर इसको क्वेश्चन को अगर मैं करता हूँ तो हम यहाँ देखते हैं कि 6 + 4 + 6, तो 6 6 12, 12 4 16। जैसे ही 16 आ जाएंगे तो आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16। आपने देखा 2 नंबर आ गया। अब 2 नंबर जैसे ही आया तो आपके दिमाग में आया, अरे 2 नंबर पे तो sp आता है। अगर sp आता है तो 180 डिग्री का क्या बनेगा, मेरा एंगल बनेगा। हमने इसकी स्ट्रक्चर बना के देखी और देखा तो पाया क्या, हमने ये इस तरीके से बन गया। लेकिन समस्या क्या आई, इसमें ये 180 डिग्री तो है और sp भी है, लीनियर भी है, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है। कैसा है ये, अनसिमेट्रिकल है। कैसा है ये, अनसिमेट्रिकल है। अब जब अनसिमेट्रिकल होगा तो वहाँ डायपोल मोमेंट इसका 0 नहीं होगा। तो डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें जब हम क्वेश्चन करेंगे कि हमारा मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की, दूसरे नंबर की बात करते हैं कि एक तो मॉलिक्यूल हमारा कैसा होना चाहिए, ट्राइगोनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, अब ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर अगर हम बात करें, अब ट्राइगोनल प्लेनर मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि जिसकी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो, 3 नंबर आना चाहिए, sp2 होना चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। इस तरीके के मॉलिक्यूल जो होंगे वो कैसे होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसका डायपोल मोमेंट चेक करूं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया BF3। कैसे ले लिया, BF3। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि BF3 मॉलिक्यूल जो है हमारा, वो क्या तीसरे नंबर का हाइब्रिड नंबर आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रही है, एंगल 120 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जब हमने चेक किया तो हमने देखा 3 + 3 × 7, 3 + 7 21, 21 3 कितने हो गए, 24। अब जैसे ही 24 आए तो हमारे दिमाग में आया किससे डिवाइड करेंगे हम इसे, बताइए, 8 से। किससे, 8 से। तो 8 दिया 24, हमने देखा रिमाइंडर कितना, 0। तो हमारा यहाँ नंबर कितना आ गया, ये 3। अब जैसे ही 3 आया तो हमने कह दिया ये sp2 है, एंगल 120 डिग्री होगा। लेकिन वही कंडीशन कि ये कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर सिमेट्रिकल होगा मॉलिक्यूल तो उसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, अन्यथा 0 नहीं होगा। अब जब हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई तो B ये रहा, A कैफ ये रहा, A कैफ ये रहा और A कैफ ये रहा। तो ये यहाँ मिल गया, ये यहाँ मिला, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ, ये यहाँ। तो हमने यहाँ देखा ये 120 डिग्री है। लेकिन अब ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम ट्राइगोनल प्लेनर का क्वेश्चन करेंगे तो क्योंकि ये एक क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी में एक फोर्स काम करती है जो इसके बिल्कुल अपोजिट होती है यहाँ। ठीक है, ये भी अगर मान लो ये P फोर्स है, ये P फोर्स है, तो ये P फोर्स है, तो ये भी यहाँ बराबर एक काम करती है P फोर्स से। क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको जब हम ऑर्था मेटा पैरा डायरेक्शन के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ ये वाला क्वेश्चन हमारा डायपोल मोमेंट में ये वाला कंसेप्ट हमें क्लियर होगा। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये एक्स्ट्रा जो फोर्स लग रही है ये कौन सी लग रही है, मतलब ये कैसे लगा दी हमने। तो इसका जो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, R = √μ1² + μ2² + 2μ1 μ2 cos θ। यहाँ से हम इसका करते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का एक तरीका है। ठीक है, अब μ1 μ2 देखो, μ1 μ2 क्या होता है, ये जो हमारी फोर्स लग रही है ये वाले, ये जो दो फोर्स लग रही है, ये वाला μ1 है, ये वाला μ2 है। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ कि रिजल्टिंग फोर्स, जो मेरी रिजल्टिंग फोर्स आएगी ये वाली, ये इसके बराबर आनी चाहिए। अगर ये R फोर्स है तो ये R के बराबर आना चाहिए, R = PR मेरा आना चाहिए। तो मैंने अगर करता हूँ तो मैं R = √μ1² μ1 कितना, P का स्क्वायर, तो P का स्क्वायर + P का स्क्वायर + 2 × P × cos θ। cos θ कितना मेरा, 120 डिग्री। बात समझ में आई, क्योंकि μ1 की वैल्यू कितनी है P, μ2 की कितनी है P, क्योंकि इक्वल फोर्स हमारी यहाँ से लग रही है। तो R = √P² कितना हो गया, 2P²
प्लस पी स्क्वायर कितने हो गए 2p² और इंटू अगर कोस 120 डिग्री की बात करती हैं तो इसकी वैल्यू होती है -1/2, माइनस की 1/2 इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, इस माइनस से ये वाला माइनस, ये सॉरी इस 2 से ये वाला 2 कट गया, तो r इक्वल टू √2p² प्लस माइनस माइनस p की 1 में करेंगे कितना हो जाएगा p², और 2p² में से अगर p² घटाएंगे तो कितना हो जाएगा √p², और p² को अगर मैं बाहर लेऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरा p आ जाएगा। तो ये r किसके बराबर आ रहा है, रिजल्टिंग फोर्स p के बराबर आ रहा है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ r बराबर कितना होगा, ये p होगा। तो एक एक्स्ट्रा जो फोर्स है वो यहाँ एक काम करती है p, ठीक है। एनसीईआरटी में भी इसका दिया हुआ है और यही एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है इस तरीके से कि ये डायपोल मोमेंट एक ये इस तरीके से लग रहा है, ये इस तरीके से लग रहा है, मान लो ये F4 से लग रहा है, ये F4 से लग रहा है, तो ये फोर्स है ये, ठीक है। तो यहाँ इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, ये 0 होगा, तो क्योंकि एक रिजल्टिंग फोर्स यहाँ काम करती है, ठीक है। तो बच्चों मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की है, जिसका नाम था, टॉपिक का नाम था डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की मैंने बेसिक नॉलेज आपको दे दी है, और हम जल्दी ही इस पर एक एडवांस लेक्चर बनाएंगे जो बिल्कुल इससे थोड़ा सा हाई लेवल का होगा। तो हम लेक्चर को यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।